हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। एनसीईआरटी मैथ बुक है और उसका चैप्टर थर्ड करेंगे आप। चैप्टर थर्ड जो है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और जो अभी तक आपने जो चैप्टर 2 किया था, अध्याय 2 किया था, उसमें हमने अभी तक बहुपद पढ़ा था। और उस बहुपद में अभी तक केवल एक चर आया था, यानी एक्स आया हो या वाई आया हो, एस या यू या टी, कोई भी चर था वो एक था। अब जो चैप्टर जो थर्ड है, तीसरा जो चैप्टर अध्याय तीसरा है, उसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या है? अब की बार कितने चर होंगे? दो। एक्स और वाई हो सकते हैं, एस टी यू वी कुछ भी हो सकता है। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा। और अब की बार क्या होगा? जोड़ा होगा, यानी जो समीकरण होंगे उनका क्या होगा? जोड़ा। इसका मतलब ये है कि अब की बार दो दो समीकरण होंगे, उसमें दो दो चर होंगे, तो उनको हमें हल करना होता है। तो वो किस तरह से होते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इंट्रोडक्शन। जो इस अध्याय 3 में जो फॉर्मूलाज लगेंगे, जो नियम लगते हैं प्रश्नावली के अनुसार, सवालों के अनुसार, उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज, नियम, सूत्र, क्या क्या बातें आएंगी जो हमें इन प्रश्नावली के सवालों में यूज करनी होंगी। तो सबसे पहले बात आती है कि रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म कैसे कैसे होते हैं वो आपको देखिए। मान लीजिए कोई भी समीकरण है, वो होता है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। समीकरण तो इस टाइप में होता है। अब देखिए यहाँ पर x और y दो चर हो गए, x अलग चर है और y अलग चर है। तो ये x का कोएफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है? a, y का गुणांक क्या होता है? b, और c एक कांस्टेंट यानी कोई भी संख्या हो सकती है। ये बराबर से इधर भी हो सकती है और बराबर से इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, आप कहीं भी रख सकते हैं। यदि मैं इसको इधर रख दूं राइट हैंड साइड में बराबर के दूसरी तरफ, तो भी कोई बात नहीं है। अब ये तो है एक समीकरण। अब मान लीजिए दूसरी समीकरण और है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर है 0। दूसरी भी कोई ना कोई समीकरण होगी। जब दो समीकरण युग्म का नाम आया है तो युग्म माने जोड़े, दो जोड़े होंगे, समीकरण दो होंगी। अब हमें कैसे पता चला गया कि ए जो है या बी जो है या सी है वो किस समीकरण का है, किस इक्वेशन का है? तो इसके लिए इनको नाम दिया जाता है। इसको कह देते हैं हम A1 x1 और इसको कह देते हैं B1 y1 और इसको कह देते हैं C1। नीचे नीचे थोड़ा सा एक एक लिख दिया जाता है। अब इसको कह देंगे A2 x2 B2 y2 C2। ये हो गया, इन सभी के हमने नाम रख दिए हैं। अब इन समीकरणों के हल ज्ञात करने होते हैं हमें। अब आप यहाँ से पहले इस समीकरण को 1 नंबर दे सकते हैं, इसको 2 नंबर दे सकते हैं। यहाँ से आप A1 B1 और C1 छांट सकते हैं। यहाँ से A2 B2 और C2 पता लगा सकते हैं। ये इनके कोएफिशिएंट यानी गुणांक होते हैं। अब इनको हमें हल करना होता है, यानी इनके हल ज्ञात करने होते हैं कि दो समीकरण तो इनके कैसे हल होंगे। अब हल यहाँ पर कई प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है ग्राफीय हल। ग्राफीय हल का मतलब है ग्राफ विधि से हल करना है। एक ग्राफ पेपर होता है, वो मैं अब बताऊंगा आपको किस तरह से हल करना होता है। उसमें हमें बताना होता है कि ग्राफ खींचकर बताना होता है कि इस समीकरणों के या इस प्रश्न के या इस क्वेश्चन के कितने हल होंगे। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। गणितीय विधि से, अब इस बीजगणितीय विधि में कई प्रकार की विधियां होती हैं। इस विधि में हम प्रतिस्थापन विधि, एक विधि आती है प्रतिस्थापन विधि, इसके हिसाब से भी सवाल करते हैं इसके अनुसार। दूसरी आती है विलोपन विधि, इसके अनुसार भी हम सवाल करते हैं। और एक तीसरी आती है वज्रगुणन विधि, हम इसके अनुसार भी सवाल या प्रश्न करते हैं। वो अलग अलग विधि से हमें सवाल
पूछता है कि इस विधि से हल कीजिए। तो इन तीनों विधियों का अलग अलग रूप है कि इनमें कैसे हम सवाल करते हैं, वो आगे जो प्रश्नावली आएगी उसमें हम करके बताएंगे। पहली जो विधि है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में केवल ग्राफ खींचा जाता है। दूसरी आती है बीजीय गणित विधि, इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि ये बताया जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला जो ग्राफीय विधि है, अब हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने हल होंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। ग्राफ ऐसे थोड़ी है कि हमने वही सीधी लाइन खींच दी बगैर, तो उसके हमें क्या चाहिए, हल निकालने होते हैं कि ग्राफ किस तरह से किन किन बिंदुओं से होकर गुजरेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें इन समीकरणों से a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये तो आप छांट ही सकते हो। उसके लिए हमें इन समीकरणों के हल ज्ञात करने होते हैं। हल क्या होते हैं कि भाई x की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में ये रखें तो दूसरी इक्वेशन से क्या क्या हल आएंगे, वो होती है ग्राफीय विधि। देखिए बच्चों, ग्राफीय विधि में अब मान लीजिए पहला जो ऑप्शन था वो है ग्राफीय विधि। मैं ग्राफ के हिसाब से भी आपको बताऊंगा, पहले इसके हल बता देता हूँ। ग्राफीय विधि में क्या क्या कंडीशन होती है। मान लीजिए ग्राफीय विधि में दो लाइन है, दो इक्वेशन है, तो दो लाइन खींचेंगी। मान लीजिए दो इक्वेशनों से जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे को इस तरह से ग्राफ में एक बिंदु पर काटती हैं। तो अब इस स्थिति में कितने हल होंगे। मान लीजिए कोई लाइन, दो ग्राफ से दो लाइन खींचेंगी, दोनों इस तरह से आपस में नहीं काटती हैं, इस तरह से चली जाती हैं, तो क्या हल होंगे। और मान लीजिए एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन होगी, एक इक्वेशन से एक लाइन खींचती है, दूसरी से दूसरी लाइन खींचती है। तो मान लीजिए एक के ऊपर दूसरी भी इस तरह से आ जाए तो क्या हल होंगे। तो तीन परिस्थितियां हो गई हैं कि एक पहली परिस्थिति ग्राफ में यदि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें, एक स्थिति है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी न काटें, और तीसरी स्थिति है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं। तो क्या हल होंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से हमें उसके हल ज्ञात करने होते हैं, उसका सवाल करना होता है, उसके मान ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली स्थिति है जब एक बिंदु पर दोनों ग्राफ रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। तो नंबर एक बिंदु में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, ये हमें लिखना भी होता है सवालों में, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस समीकरण के का एक ही अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब अनोखा, एक ही, केवल एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए बच्चों, जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं तो केवल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही बिंदु पर काटेंगे। तो यहाँ से हमने पहले जो ऑप्शन था, हमने जब दो लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उसका हल क्या होता है, एक अद्वितीय हल, यानी एक अनोखा हल, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से उल्टा भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब दो ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो कौन सा हल होगा, तो उसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। या ये पूछा जा सकता है कि जब एक अद्वितीय हल होता है, एक अनोखा हल होता है, तो ग्राफीय रेखाएं क्या करती हैं, तो ग्राफीय रेखाएं दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हो उसमें भी पूछा जा सकता है। अगली कंडीशन आती है दूसरी कंडीशन के लिए कि जब ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, क्यों, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो क्या हल होंगे। तो दूसरी कंडीशन में जब दोनों रेखाएं समांतर, हिंदी में लिख देते हैं, समांतर
होंगी। समांतर कहा जाता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं, तो वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण निकाय के या समीकरण के का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि उसका कोई भी ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहाँ से उनके हम हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी पूरा मान नहीं निकाल सकते। तो ये होता है जब दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ से आपको 1 नंबर के प्रश्न में पूछा भी सकता है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो ग्राफीय रेखाएं किस प्रकार होती हैं, तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि दोनों समांतर रेखाएं होंगी। अब तीसरी आती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हों, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो उस स्थिति में क्या हल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे जब दोनों रेखाएं संगामी होती हैं, संगामी माने एक दूसरे के ऊपर, जब दोनों रेखाएं संगामी होती हैं, दोनों रेखाएं संगामी होती हैं, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब बिंदु बिंदु पर कितने भी अनंत हो सकते हैं, अनंत का मतलब जिनकी कोई सीमा न हो, एक दूसरे के ऊपर लाइन पर वो लाइन चलती रहेगी, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये तीनों स्थितियों में बता दिया है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद एक बिंदु पर करती हैं तो क्या हल होते हैं, जब समांतर होती हैं कोई ही नहीं काटती तो उनके हल क्या होते हैं, और जब एक दूसरे के ऊपर संगामी होती हैं तो रेखाओं के क्या हल होते हैं। तो ये तो थी ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में 3 ही कंडीशन होती हैं, ये तीनों कंडीशन अब मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे आता है बीजीय गणित विधि में, नंबर 2 पर आता है बीजीय गणित। बीज गणितीय, बीजीय गणितीय, कुछ भी लिख सकते हो आप। बीज गणितीय विधि में किस प्रकार हम पता लगाते हैं इसके समीकरण हल के किस प्रकार हल होंगे। तो देखिए बच्चों, उसके लिए हमें जो समीकरण दी जाती हैं ax by में जो भी जिस रूप में दी जाती हैं, वहाँ से हमें सबसे पहले a1 a2, ठीक है, और b1 b2, c1 c2 हमें निकालना होता है। इन्हें निकालने के बाद हम स्थिति बताते हैं कि यदि पहली स्थिति होती है, यदि ये हमें पहले सबसे पहले हमें उसमें से निकालना होता है समीकरणों में से, और पहली स्थिति होती है यदि a1 बटे a2 ये अनुपात में बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, यानी कि a1 और a2 को हम अपॉन करेंगे, बटे में लिखेंगे, b1 और b2 को बटे में लिखेंगे, और यदि दोनों हमें काटने पीने के बाद दोनों बराबर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक अद्वितीय हल कब होता है, यानी एक ही हल होता है। यानी एक हल कब होता है, जब हमें a1 a2 निकाल लिए, b1 b2 निकाल लिए, c1 c2 निकाल लिए, तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हमें तीसरी कंडीशन यानी तीसरा रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 रेशों से ही हम बता सकते हैं कि एक समीकरण निकाय का क्या हल होगा। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अब एक अद्वितीय हल हो तो इसका मतलब क्या है, एक अद्वितीय हल होने का मतलब है दोनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो ये एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका मतलब यही है कि भाई एक अनोखा हल होगा, एक ही हल होगा। तो ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है कि यदि a1 बटे a2 बराबर तो आ जाता है हमारा b1 बटे b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आता है, तो क्या स्थिति होगी।
यदि A1 बटे A2 बराबर तो है B1 बटे B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसकी संख्या का अनुपात के बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी? तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। अब कोई हल नहीं होता तो फिर ग्राफीय रेखाएं किस प्रकार की होती हैं वो भी हमें बताना होता है। भाई ग्राफीय रेखाएं फिर कैसी होंगी? तो ग्राफीय रेखाएं किस प्रकार की होंगी? दोनों रेखाएं, जब कोई हल ही नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कि दोनों रेखाएं किस प्रकार की होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। अब आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति पैदा हो जाती है कि यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, इसके बराबर, और तीसरी स्थिति के भी बराबर आ जाता है, यानी C1 बटे C2 के बराबर भी आ जाता है। तो अब क्या हालात होंगे? तो समीकरण निकाय जब तीनों ही हिस्से बराबर हैं तो यहाँ पर समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक असंख्य हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो समीकरण निकाय के अनेक, अनंत लिख सकते हो, अनेक कुछ भी लिख सकते हो, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। जब अनंत या अनेक हल हैं तो ग्राफीय रेखाएं किस प्रकार होंगी? तो ग्राफीय रेखाएं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संगामी रूप में होंगी, संगामी होंगी, ये लिख देते हैं। तो यहाँ से आप होंगी, ये संगामी होंगी। तो यहाँ से प्रश्न एक में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संगामी रेखाएं होती हैं तो उसके कितने हल होते हैं? तो उसके कितने हल होंगे? अनंत, अनेकों हल होंगे। तो ये थी बीजीय गणितीय विधि, जहाँ पर हमें सबसे पहले इस प्रकार A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें निकालना होता है। फिर उसके बाद हमें ये रेशो हमें अनुपात में लिखना होता है। अनुपात में दिखाने के बाद हम बता देते हैं कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। और A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार बीजीय गणित के ये हमें रेशो निकालने होते हैं। अब बीजीय गणित में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि, ये हम प्रश्नों में लगाते हैं कि वो किस प्रकार किए जाते हैं। वो हम प्रश्न जैसे ही आएंगे हमें उसमें बता देंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब स्थापना की जाती है, जो स्थान है वो बदले जाते हैं, या कुछ जो भी उसमें सवाल में किया जाएगा वो सवाल के अनुसार बता दिया जाएगा। इसी प्रकार विलोपन विधि है और इसी प्रकार वज्रगुणन विधि है। तो ये तो बीजीय गणित में हमें उस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए निकालना होता है कि इसके भाई कैसे कितने हल होंगे, क्योंकि पूछा जाता है कितने हल होंगे। हल हैं तो फिर उसको उन विधियों से निकालना होता है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए। और अगली जो प्रश्नावली है 3.1, वो अब हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।